हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं ना। कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताया गया था, जिसमें आपने 4 प्रकार बताए हुए थे। पहला एक था धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा था ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा था प्रेरित उत्प्रेरण और चौथा था स्व उत्प्रेरण। तो स्व उत्प्रेरण का आपने उदाहरण और उसकी डिफिनीशन दोनों लिख के आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया था, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसी ही अपनी सक्रियता बनाए रखें। जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं जो जुड़े हैं अभी जल्द में इस चैनल से, उनसे यही एक रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो आप सभी लोग अंत तक देखा करें, जिससे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उसका आंसर आए। पिछले वीक की अपेक्षा इस वाले वीक में काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया और सभी लोग आंसर करते हैं, जो देख के काफ़ी खुशी होती है कि चलिए हाँ, कम से कम बच्चे कुछ सक्रियता दिखा रहे हैं। और ये भी श्योर है कि सबको एग्ज़ाम देना ही देना है। जितने भी बोर्ड वाले परीक्षार्थी हैं वो सभी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, किसी भी कंडीशन पर। तो आप लोग इस मतलब इस तरह से अपने दिमाग में इस चीज़ को अच्छे से फिट करिए कि हमको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम अगर देना है तो उसकी प्रिपरेशन भी होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों से ये कहा जाता है बार बार कि जब से कोई भी दिक्कत कहीं भी हुआ करे तो आप बताएं, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आपका पूछा भी जाता है, कई बार इस पे क्वेश्चन आए भी हैं। एक आता था पहले उत्प्रेरक विष और संदमक में अंतर, और उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक को संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि जब भी अगर हम इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे तो इसके जो डिफिनीशंस हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, कैसे बताने हैं मुझे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक। देखिए, कुछ लोग ये समझ रहे हैं यहाँ पे कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर, ठीक है। कहीं ये लिखा था, कहीं वो लिखा था, समझिएगा। कैटालिटिक प्रमोटर बताया गया ना आपको। तो अब देखिए, इससे प्रमोट करना मतलब क्या होता है? बढ़ना। प्रमोट का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी कि उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हो जाना। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग ये मन में बना लिए हैं कि चलिए जो धनात्मक उत्प्रेरक हमें बताया गया था वो और उत्प्रेरक वर्धक एक जैसा है, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्यों नहीं है ये देखना है। देखिए, क्योंकि वर्धक यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि उत्प्रेरक को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक को वर्धित कर रहा है ना। और जबकि धनात्मक उत्प्रेरक में क्या था कि वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा था। अंतर समझ रहे हैं आप? क्या कि उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक का मतलब क्या हुआ? वो किसको वर्धित कर रहा है, किसको बढ़ा रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है? उत्प्रेरक को कर रहा है। और धनात्मक उत्प्रेरक में क्या कहा गया था कि वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ना कि उत्प्रेरक की गति को। ये उत्प्रेरक में परिवर्तन कर रहा है और वो अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता था। तो सभी को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, धनात्मक उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक में क्या अंतर, ठीक है। आइए, इसमें परिभाषा इसकी देखनी है मुझे। परिभाषा में क्या बताना है कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, ठीक। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं और वे स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं, परंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, वो कहलाते हैं
उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, बात समझ में है कुछ आपको? सुनिए फिर से, क्या कहा हमने कि ऐसे पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं परंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। और वर्धक जो होता है, ये बात ध्यान रखनी है, वर्धक सामान्यतः जो होते हैं वो विषमांग उत्प्रेरण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, विषमांग उत्प्रेरण में प्रयुक्त होते हैं, पढ़ा है आपने पीछे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं रहती थी ना। तो देखिए क्या बताया मैंने कि वो उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, ना कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका सबसे पॉपुलर है, आप सभी लोग जानते भी होंगे शायद। देखिए ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। ठीक, इसमें जो है आयरन किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब देखिए इसमें वर्धक जो है आपका, वर्धक चाहे वो मॉलिब्डेनम देगा, क्या मॉलिब्डेनम देगा, या Al2O3 देगा। ठीक है, क्या देगा? Al2O3 देगा या K2O देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम MO या Al2O3 या K2O को अगर मिला देते हैं तो यह Fe की सक्रियता को बढ़ा देता है और अभिक्रिया तीव्र से आपकी संपन्न हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और एक है वाष्प प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण। वाष्प प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण, देखिए CO प्लस H2O गिव्स आउट CO2 प्लस H2। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए Fe2O3 उत्प्रेरक की तरह काम करता है, सॉलिड में रहता है। और यहाँ पर Cr2O3 ये है वर्धक। क्या है? वर्धक। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर हम वर्धक की पहचान करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ अपक्रियाओं में ही ऐसे पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं और इसका कोई विशेष यहाँ पर नियम नहीं है कि आप अगर देखेंगे कि ऊपर लिखा है तो आप उत्प्रेरक कहेंगे, नीचे लिखा है तो सिर्फ वर्धक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें एक एक्सपेरिमेंटल हैं जो कि डिराइव की गई हैं और उस आधार पे आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको जितने मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर लेंगे वो उतना ही ज्यादा आपको इजी लगेगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा पेट्रोल के संश्लेषण में जो होता है ना, पेट्रोल के संश्लेषण में निकिल उत्प्रेरक की ये काम करता है और उसमें अगर वर्धक के लिए आपको यूज करना है तो वो होता है AH2O3 और इसके साथ एक और था थोरियम ऑक्साइड THO2। AH2O3 और THO2 ये उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करते हैं। दूसरा होता है वनस्पति तेल के द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो वहां पे निकिल उत्प्रेरक वहां भी रहता है। ठीक है, वनस्पति तेल के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण जो होता है उसके रूप में निकिल उत्प्रेरक रहता है और वहां पर टेलुरियम वर्धक का काम करता है, टेलुरियम वर्धक का कार्य करता है। ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल और आप जान सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, क्या नाम है उसका, देखिए जल गैस के द्वारा बना सकते थे इसको CO प्लस H2, तो यहाँ बनता है CH3OH और इसमें ZnO प्लस CuO क्या करता है? उत्प्रेरक की तरह काम करता है और यहाँ Cr2O3 उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना Cr2O3 यहाँ पे दिखाया गया था और यहाँ पे दिखाया गया था। किसकी परिभाषा आप देख रहे हैं? उत्प्रेरक वर्धक की देख रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब चलिए, अब आप कुछ लोग ये समझना चाहते हो सर ये कैसे इसकी सक्रियता को बढ़ा देता है ना, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म ध्यान से सुननी है आपको, क्योंकि इस मैकेनिज्म के ना तो पूछी गई है ना पूछी जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए बस आप। वैसे भी इसकी जो मैकेनिज्म अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी अगर आप इसको स्पष्ट करना चाहें तो ये जो इसका कह सकते हैं तर्क होगा वो दे सकते हैं। तर्क क्या है? देखिए वर्धक जो होते हैं वो उत्प्रेरक के कणों के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, क्या
कि वर्धक जो होते हैं वो उत्प्रेरक के कणों के बीच आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। पीछे पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिकारक की जो उत्प्रेरक की सतह होती है, अभिकारक की उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती है, सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब जो अभिकारक रहता है उसकी सांद्रता उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाएगी तो अपकीरक की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्या था कि उत्प्रेरक वर्धक जो होता है वह उत्प्रेरक के बीचों बीच ना, उत्प्रेरक के कणों के बीच में क्या होता है, आ जाता है, जिससे उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अभिकारक जो होता है वो उत्प्रेरक की सतह पर, अभिकारक की सांद्रता जो होती है उत्प्रेरक की सतह पर अधिक हो जाती है, तो जिससे अपकीरक की दर बढ़ जाती है। तो यही है इसकी क्रियाविधि। समझ रहे हैं ना आप? ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका उत्प्रेरक वर्धक का। इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो पूछ सकता है, अन्यथा हम आगे बता। ठीक, इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ था नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, और ये अमोनिया यहाँ उत्पाद बन रही है। मैंने आपको जैसा बताया कि ये गैस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो भाई ये बिस्मांगी का ये तो एग्जाम्पल दिया था आपने। हाँ, ऐसे यहाँ देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, डिफरेंट फेज में है। ये भी आपका गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये आपका सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होता है ये बिस्मांगी। मतलब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि वर्धक कैसे होता है ना, मतलब वर्धक किस प्रकार के उत्प्रेरण में पाए जाते हैं। तो उत्प्रेरक जो वर्धक जो होते हैं वो बिस्मांगी उत्प्रेरण में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात यहाँ सबको समझ में? चलिए अब अगला देखिए। अगला जो है इसी का भाई है, समझ लीजिए। वो भाई कौन है? बिस। ठीक है, उत्प्रेरक बिस, पॉइजन। अच्छा, पॉइजन तो सब लोग जानते होंगे कि नहीं? पॉइजन सबको पता है कि नहीं, बताओ सही से। जानते हो ना? अरे बोलो भाई, सबको पता है कि नहीं? पता है। चलिए देखिए, मतलब यहाँ पे पॉइजन का अर्थ आप क्या समझते हैं? जैसे अगर आप कोई मान लीजिए पर्सन है, वो पॉइजन को अगर खा ले तो क्या होगा? क्या उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी? खुद सोचिए, बताइएगा। नहीं होगा ना? जब ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? उत्प्रेरक विष किसके लिए विष का काम कर रहा है? जैसे अगर मानव खा लेता है तो आप कहते हैं मानव के लिए विष का काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ उत्प्रेरक की बात हो रही है तो विष, उत्प्रेरक विष में क्या होता है कि ये उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है। उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है। जैसे आप देखिए गेहूं या चावल में क्या करते हैं, ताकि उसमें कुछ घुन वगैरह या फिर ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जो हानिकारक जीवाणु हो वो उसमें प्रवेश ना करें, इसलिए आप क्या करते हैं उसमें कुछ दवा डाल देते हैं। तो दवा किसका काम कर रहा है? विष का काम कर रहा है। किसके लिए? गेहूं के लिए, कि फिर उसमें जो अनावश्यक कहे जाएं, जो आ रहे हैं छोटे मोटे कहे जाएं, जो पार्टिकल्स रहें या जीव रहें, वो उनके लिए विष ना, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसके लिए विष का काम कर रही है? उत्प्रेरक के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न ये बन रहा है कि सर उत्प्रेरक विष तो आपने बता दिया, क्या इसी के जैसा हम ऋणात्मक उत्प्रेरक भी बता सकते हैं? फिर देखिए वही बात आई, इसके पहले आप उत्प्रेरक वर्धक पढ़ रहे थे ना, और अभी क्या बता रहा हूँ? उत्प्रेरक विष बता रहा हूँ। उत्प्रेरक वर्धक का कंपेरिजन मैंने धनात्मक उत्प्रेरक से करवाया था। उत्प्रेरक वर्धक का कंपेरिजन मैंने किससे करवाया? धनात्मक उत्प्रेरक से करवाया। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक से अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता था? अपक्रिया की दर घट जाती थी। ये क्या कर रहा है? उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है। ठीक, वहां अपक्रिया की दर प्रभावित हो रही थी, यहाँ पे उत्प्रेरक की सक्रियता प्रभावित हो रही है। वहां अपक्रिया की दर क्या हो रही थी? कम या वहां अपक्रिया की दर घट जाती थी, यहाँ उत्प्रेरक की सक्रियता क्या रही? तो कम हो जाएगी, तो फिर समाप्त हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं। तो क्या हुआ? ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देते हैं। कम या नष्ट कर देते हैं ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन क्या है कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देते हैं वे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जब वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं तो अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें उत्प्रेरक विष का काम करेंगी। तो अब देखिए, जैसे अभी आपने हाइबर विष का निर्माण देखा था, हाइबर विष से अमोनिया का निर्माण देखा था, तो उसमें भाई आपने क्या बताया था, N2 प्लस H2, H2 था, बैलेंस कर लेंगे आप, और यहाँ पे 2NH3। तो हमने यहाँ पे कहा था आपसे कि आयरन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अब यहाँ पर जो आपका विष होगा वो है CO प्लस H2S। CO प्लस H2S मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो इसके लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ठीक है ना। वहां Al2O3 बताया गया था, या K2O बताया गया था, या मॉलिब्डेनम बताया गया। मॉलिब्डेनम सबसे ज्यादा फेमस था वहां पे। MO वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, और CO प्लस H2S क्या कर रहा है यहाँ पे, उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। अभी जैसे आप संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जैसे आपने पीछे की एग्जाम्पल किसी ने दिया भी था, ऐसे SO2 प्लस O2 गिव्स आउट, यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक रहता था सॉलिड स्टेट में, तो SO3 बनता था यहाँ पे। ठीक है, ये एक मिडिल स्टेट होता था उसका। तो देखिए प्लेटिनम था यहाँ पे, SO2 और O2 गिव्स आउट क्या मिला, SO3। प्लेटिनम उत्प्रेरक है, तो यहाँ उत्प्रेरक है। अब इसके लिए जो विष का काम करता है वो होता है AH2O3। AH2O3 किसका काम कर रहा है, विष का काम कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर हम जल का निर्माण करते हैं, H2 और O2 से अगर हम जल का निर्माण करते हैं तो यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। अब अगर हम इसकी सक्रियता को घटाना चाहें या कम करना चाहें तो उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। यानी कि जल के निर्माण में जहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है उसके लिए अगर हम विष का उत्प्रेरक विष की बात करें तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ये है एग्जाम्पल आपके पास जिसके द्वारा आप उत्प्रेरक विष को स्पष्ट कर सकते हैं। अभी एक जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि उत्प्रेरक विष और संदमक में क्या अंतर है। अभी मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को बताना चाहा आपको। संदमक जो मैंने बताया था आपको कि उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है वही आपका संदमक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक ही क्या है, संदमक है। तो संदमक क्या करता है कि अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की गति जो होती है वो कम कर देता है। लेकिन उत्प्रेरक विष क्या करता है, वह उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है। वह उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है या घटा देता है। ठीक है ना। उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को घटा देता है, अपक्रिया की दर को कम कर देता है, घटा देता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों रीजन समझ में आए। चलिए अब सुनिए, अब बात ये आती है कि उत्प्रेरक विष कैसे उसकी सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, सामान्य रूप से एक ये अनुमान ही कहा जा सकता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक से पहले जो अभिकारक होता है उससे पहले किसका होता है, विष का अधिशोषण हो जाता है। किसका, विष का अधिशोषण हो जाता है, जिस कारण से अपक्रिया की गति जो होती है वो घट जाती है। वहां देखिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता था, इस कारण से अपक्रिया की दर बढ़ जाती थी उत्प्रेरक वर्धक में। यहाँ क्या कह रहा है कि अभिकारक की सतह पर ना, अभिकारक की सतह पहले क्या होता है, विष का अधिशोषण हो जाता है और बाद में जिसके कारण से अपक्रिया की गति घट जाती है। ठीक, तो मतलब ये कहा जाता है कि अगर उसमें दिखाया जाए, अगर हम इसको यहाँ पे क्लासिफाई करना चाहते हैं तो स्थितियां दो बन सकती हैं। या तो भाई उसकी दक्षता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दे, या फिर क्या कर दे, कम कर दे। तो ऐसे रूप से आपको बस यही समझना है इसकी क्रियाविधि के अंतर्गत वो क्या है कि उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है अगर वो नष्ट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, बताया मैंने कि विष क्या होता है, पहले अभिकारक की सतह पर जम अधिशोषित हो जाता है। मतलब विष का
उत्प्रेरक विष का अधिशोषण किसी सतह पर हो जाता है, अभिकारक की सतह पर हो जाता है, जिसके कारण अक्रिया की गति क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए आप? चलिए, अब आपको उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक अगर आप समझ गए हों तो फिर आगे आपको बताया जाए। ठीक है, यहाँ एक बार पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ रहती हैं दिक्कत तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अपने प्रॉब्लम्स को नोट करिए, इसके बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो है उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। उत्प्रेरक को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, या कहा जाए कि उत्प्रेरक के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो पहले आज मैं इसको यही तक रखता हूँ, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को लेकर के। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर सटीक रूप से देंगे, जो भी कुछ डाउट्स जिसको होंगे वो बताएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखेंगे आज। और हाँ, वीडियो को सभी लोग पहले भाई जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर हमारा प्रोत्साहन नहीं होगा तो हम वीडियो में क्या किस लिए मेहनत करेंगे। इस टाइम थोड़ा सा वीडियो हमारा जो है वो लो क्वालिटी का आ रहा है, कुछ इश्यूज होने की वजह से। मैं इसको जल्द ही शॉर्ट आउट कर दूंगा, और आप लोगों के पास थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है मुझे, और सहयोग अगर मिलता रहेगा तो जल्द ही आपका ये जो सिस्टम है ये अपग्रेड हो जाएगा। सहयोग का मतलब सिर्फ आपसे कोई फाइनेंशियल सहयोग नहीं मांगे जा रहा है, और केवल यही है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ठीक है, और प्रयास कीजिए इसमें अधिक से अधिक लाइक। जैसे मान लीजिए 200 बच्चे अगर देखते हैं, 200 बच्चों में पता लगे कि 40 लोग 45 लोग ऐसे लाइक करते हैं, तो मतलब भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप जबरदस्ती करें, ना करें, उसकी अलग बात है, लेकिन सबको ना पसंद आए तो ऐसी बात है नहीं। ठीक है, प्रयास किया कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ इसको लाइक करें। और जो भी आपके नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर आए हुए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती हो तो ये विश्वास रखें कि इनको फुल कंटेंट मिलेगा और एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अंत में उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।